फिर आपको उन चीजों पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीजें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जीएस से रिलेटेड पूछी जाती है और वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं सब आपको बताऊंगा। 3 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। शब्द सादृश्यता की अगर मैं बात करूं तो शब्दों पर आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, शब्दों पर आधारित। दूसरा होता है हमारा नंबर एनालॉजी, यहाँ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। और लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता हम इसको कहते हैं, अक्षरों के ऊपर जो अल्फाबेट है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का छोटा बच्चा है। ये जो टॉपिक है ये पूरा आधारित है कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मुझे आपको अल्फाबेट वगैरह सब कुछ सिखाने हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको इस वाले टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आज आपके बस ये वाले 2 टॉपिक चलेंगे, ये वाले 2 टॉपिक चलेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। इनको पढ़ाऊंगा मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये लेटर्स पर आधारित है, सब कुछ अल्फाबेट का ही खेल है, तो वहां पर ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वर्ड एनालॉजी की तरफ अगर मैं चलूं तो यहाँ आपको संबंध के प्रकार देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार से रिलेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन मिलता है। पहली टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई टाइप है, कई बार पूछी गई है। आपको देश के साथ साथ क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, देश के साथ राजधानी का पेयर मिल सकता है। आपको लिख कर दे दिया जाए कि भारत नई दिल्ली और भैया ऑस्ट्रेलिया क्या अनुपात लगा के, तो भारत की राजधानी लिखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ मिलता है। उसी प्रकार मुद्रा यानी कि करेंसी के ऊपर कैपिटल और करेंसी के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। देश के साथ उसके महाद्वीप का नाम लिखकर आपको दिया जा सकता है कि ये देश इस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये पूरा देखो ज्योग्राफी का काम हो गया। मुद्रा की बात करूं, राजधानी की बात करूं, सब ज्योग्राफी में आप इन चीजों को पढ़ोगे। राष्ट्रीय खेल आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह, संसद वगैरह, नदी वगैरह, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। नदी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि कौन सा देश कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के बहुत फेमस शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो उनको लिख कर दिया जाता है कि जैसे दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है, तो भैया पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है एग्जाम में। पहली टाइप हो गई ये वाली। अब इस पर एग्जांपल साथ ही साथ मैं आपको कराता हुआ चलूंगा, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इस प्रारूप में आपको मिलने वाला है ना। ठीक है, वर्कशीट के क्वेश्चन 10 करा दीजिए प्लीज। मतलब क्यों भाई, मैं आपको 20 क्वेश्चन दे रहा हूं तो मतलब ज्यादा दे रहा हूं? अरे करो, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसके भी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ज़ोंबिया और लुसाका की अगर बात की जाए तो ज़ोंबिया जो है वो लुसाका से किस प्रकार का रिलेशन रख रहा है। यहाँ ज़ोंबिया की राजधानी लिखी हुई है कैपिटल, तो युगांडा की राजधानी इनमें से क्या होने वाली है ये आपको बताना है। कैपिटल को लिखा गया है। अगर मैं युगांडा की बात करूं तो युगांडा, क्या बैरूत जो है वो युगांडा की राजधानी है? नहीं, बैरूत किसकी राजधानी है? ये लेबनान की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? लेबनान की। तो ये आप पढ़ोगे सारी चीजें। रियाद कहां की राजधानी है? ये भैया सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब, तो ये भी गलत हो जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी। हनोई की बात की जाए तो हनोई कहां की राजधानी है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। हनोई है आपकी वियतनाम की राजधानी, वियतनाम। अब बचा कौन सा ऑप्शन? कंपाला। तो युगांडा की राजधानी क्या बनी? युगांडा की राजधानी बनी कंपाला। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में निश्चित ही तौर पर। ठीक है जी, चलो जी, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। बात आती है दूसरे क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किसके साथ होगा? जो रिलेशन, देखो चैप्टर का नाम क्या है? समरूपता, समानता, समानता। यहां जो समानता है इन दोनों के बीच में, वही समानता यहां भी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। इसी को समरूपता बोला जाता है, सिमिलरिटीज बोला जाता है, या एनालॉजी सादृश्यता हम इसको बोल देते हैं। इंडोनेशिया के लिए रुपया लिखा है, रुपया, रुपया इस तरीके से लिखा जाता है उसकी करेंसी को, है ना। तो ये इसकी मुद्रा को लिखा गया है, करेंसी नाम को यहाँ लिखा गया है। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करूं तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी चलती है। भैया क्या रुपया चलता है? नहीं चलता, डॉलर चलता है, डॉलर चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्या न्यूजीलैंड का रिलेशन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ? न्यूजीलैंड का रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप सोचोगे सर न्यूजीलैंड भी देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, इंडोनेशिया भी देश है, अब कैसा रिलेशन बन रहा है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, साथ ही साथ इस चीज को भी पढ़ना। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप भी है, महाद्वीप के अंदर भी आता है भैया, महाद्वीप के अंदर। तो उसी तरीके से आप क्या इंडोनेशिया को पढ़ोगे? कौन से महाद्वीप में पड़ता है? इंडोनेशिया। जैसे कि न्यूजीलैंड हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, तो इंडोनेशिया हमारा कौन से महाद्वीप में पड़ेगा? अफ्रीका में नहीं पड़ता, यूरोप में नहीं पड़ता, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मैंने बताया सारी चीजें बेटा, वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के ऊपर, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सबके ऊपर क्वेश्चन बनता है यहाँ एग्जाम में, और दिखाऊंगा भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। देश है हंगरी, हंगरी देश, इधर लिखा हुआ है वाटर पोलो। वेनेजुएला, वेनेजुएला भैया किस वेनेजुएला देश का जो राष्ट्रीय खेल है? देखो खेल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऊपर लिखा था ना राष्ट्रीय खेल। हंगरी का जो राष्ट्रीय खेल है वो वाटर पोलो है, तो वेनेजुएला का जो राष्ट्रीय खेल है वो इनमें से कौन सा? देखो वाटर पोलो तो यहाँ हंगरी का लिखा है, तो गलत हो गया। कुश्ती के लिए मैं लिख देता हूँ, बहुत ही फेमस है भैया, ईरान का है कुश्ती, ईरान का, ये ईरान का है। क्रिकेट बहुत सारे देशों का है, क्या क्या वेनेजुएला का क्रिकेट है? नहीं। ऐसे भी गलत करेंगे हम ऑप्शंस को। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो 3 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिए होते हैं, आपको इसका आंसर नहीं पता, आपको इसका आंसर नहीं पता, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन को देख के ऐसा लगता है कि ये तो है ही नहीं, तो फिर हमारे पास बचा क्या? बेसबॉल, बेसबॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइप 2 महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन। ये यूपी पुलिस में पूछा भी गया है कई बार, इस तरीके का क्वेश्चन है ना। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के एग्जाम, अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम पिछली बार हुआ था उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जरा, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पेडोलॉजी किसका अध्ययन? एंथोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम फूल वगैरह का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन किया जाता है भैया। तो आपको बस पेडोलॉजी के बारे में बताना है कि पेडोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, ये विज्ञान की कौन सी शाखा है, आप इसमें किस चीज का अध्ययन करोगे? अंडों का अध्ययन करोगे? ना जी ना, अंडे का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हम ऊलॉजी, ऊलॉजी बोलते हैं, ऊलॉजी, डबल ओ आ जाता है इसमें, डबल ओ आ जाता है इसमें। ठीक है, और अगर मैं रोग की बात करूं तो ये पैथोलॉजी होता है, डिजीज का अध्ययन आप करोगे किसमें? पैथोलॉजी में। ये चीजें पढ़नी है बेटा आपको सारी, पैथोलॉजी। ठीक है, मिट्टी पैडोलॉजी में आता है, सॉइल, बिल्कुल। और चंद्रमा जो होता है ये सेलेनोलॉजी होता है, चंद्रमा जो होता है सेलेनोलॉजी, चंद्रमा, चंद्रमा की जो सतह वगैरह इसका अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की सेलेनोलॉजी शाखा के अंतर्गत। अब देखो साइंस का काम है, ये साइंस का काम है, लेकिन आते क्वेश्चन कहां पर है? रीजनिंग में, ये निश्चित है। तो आपको मैं टॉपिक्स बताता हुआ चल रहा हूं, आपको इन टॉपिक्स को जैसे जैसे आपकी जीएस के चैप्टर कवर हो रहे हैं वहां इन चीजों को थोड़ा और गहराई के साथ आपको पढ़ना होगा। इसलिए इस चैप्टर को शुरुआत में करा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को नोट कर सको और अपनी जीएस में इन चीजों को मजबूत कर सको, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, जीएस में तो पूछता ही कहीं ना कहीं, लेकिन ये रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं इन टॉपिक्स को आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि इनको अच्छे से रीड करना होगा आपको, अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। ये आपको लगेगा शुरुआत में कि सर मुझको जीएस याद नहीं है तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, इसीलिए शुरुआत में बता रहा हूं ताकि इन टॉपिक्स को आप पढ़ लो। जीएस में लास्ट में बताऊंगा तो फिर उतनी गहराई से आप नहीं पढ़ोगे, तो शुरुआत में इसलिए कराता हूं इस चैप्टर को ताकि आप जीएस के साथ-साथ, है ना, इस रीजनिंग के साथ-साथ अपने जीएस के उन चैप्टरों को भी बहुत अच्छे से कवर कर सको जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रमुख कल्चर एवं उत्पादन क्षेत्र, जैसे कि हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी, है ना, बागवानी जो गार्डनिंग होती है,
हॉर्टिकल्चर में हम इन चीजों को देखते हैं। और मोरिकल्चर कौन सा उत्पादन है, मोरिकल्चर में हम किस चीज का उत्पादन करते हैं, ये आपको बताना है। जो मोरिकल्चर है इसमें हम किस चीज का उत्पादन करते हैं, क्या फलों का उत्पादन किया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, या सहतूत का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत शानदार। डी ऑप्शन की तरफ भाई सभी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल गजब। सहतूत, मलबेरी, सहतूत आपने खाए होंगे भाई बहुत सारे, है ना। सहतूत जो है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। तो रेशम को जब पालते हैं तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसको सहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं, तो फिर सहतूत का उत्पादन किया जाता है, सहतूत की फसल बोई जाती है ना। उसकी पत्तियों को फिर रेशम के कीड़े को खिलाया जाता है, फिर वो रेशम पैदा करता है। तो जो रेशम कीट पालन होता है जहां भी, वहां ये मोरिकल्चर भी यूज होगा। सहतूत अवश्य वहां पैदा किया जाएगा, क्योंकि जो पूरा आधारित है, जो रेशम कीट पालन है, वो पूरा सहतूत की खेती पर आधारित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रमुख क्रांतियां एवं उत्पादन क्षेत्र। कौन सी क्रांति किस उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है? पहली ही आपको लिखी गई है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। ये आधारित थी भैया झींगा मछली पर आधारित, झींगा मछली पर। जो झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाया गया उसको नाम दिया गया गुलाबी क्रांति। उसी प्रकार जो अमृत क्रांति हमारी आई है, अमृत, अमृत आप देखो तुरंत समझ जाओगे, अमृत है ना। अमृत क्या है? जिसको पीकर भाई इंसान अमर हो जाए और जिसके सहारे इंसान जीवित है। तो वो क्या है? नदी है, दूध है, तेल है, केसर है, पानी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अमृत क्या चीज है? अमृत है भैया एक प्रकार का पानी जो नदियों से हमको प्राप्त होता है। नदियां, नदियों की साफ सफाई वगैरह इन चीजों को लेकर जो अमृत क्रांति का प्रयोग लाया गया वो नदियों के लिए नाम उसको दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्वेत क्रांति जैसे है ना, पीली क्रांति तेल से संबंधित, इस तरीके से आप इनको सभी को पढ़ोगे अपने सिलेबस में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से लिखा गया है, डेयरी प्रोडक्शन। और रजत क्रांति जो है सिल्वर वाली, श्वेत क्रांति सफेद क्रांति दूध से संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति आधे से ज्यादा स्टूडेंटों को पता होगा, आधे से ज्यादा मैक्सिमम सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से कौन सी थी? सूर्योदय क्रांति, ये भी गलत होगा। कपास से नहीं थी, और अंडे, ये है आपका रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडों से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख खेल परिसर ट्रॉफी एवं शब्दावली। खेलों के ऊपर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है? खेलों के ऊपर ये कोई स्ट्रेटेजी का काम हो गया। परिसर आप पढ़ोगे, कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है, यानी कि उसके मैदान को क्या बोला जाता है। खेल के साथ क्या पूछा जा सकता है? ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तीसरा शब्दावली, किस खेल में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। जैसे कि मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन जो है वो कोर्ट में खेला जाता है बैडमिंटन। तो बेसबॉल जो है वो इनमें से किस किस ग्राउंड पर, या उसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है जहां पर वो खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसबॉल क्या रिंग में खेला जाता है? बताओ। रिंग में तो मुक्केबाजी देखा होगा आपने, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। बॉक्सिंग जो होती है ना, बॉक्सिंग बोलते हैं। फील्ड में फुटबॉल वगैरह ये खेल खेले जाते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल। कोर्स गोल्फ कोर्स है ना, गोल्फ कोर्स। अब बात आती है डायमंड। बचा आपके पास केवल और केवल डायमंड। जो बेसबॉल है वो कहां खेला जाता है? डायमंड में। बेसबॉल खेला जाता है डायमंड, यानी कि बेसबॉल का जो ग्राउंड है जिसमें बेसबॉल खेला जाता है, बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा ग्राउंड होता है, उसको बोला जाता है डायमंड। डायमंड में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। स्टैनली कप किस खेल से संबंधित है? अब ये ट्रॉफी के ऊपर लिखा हुआ है, ट्रॉफी वगैरह कप वगैरह जो दिए जाते हैं है ना, तो वो कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ लिखा हुआ है विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। और स्टैनली कप जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। स्टैनली कप हॉकी से रिलेटेड था, और वो आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए भी भैया दिया गया है स्टैनली कप। तो आइस हॉकी ऑप्शन में दिया है, तो आइस हॉकी के साथ आप लोग जाओगे। फुटबॉल से संबंधित नहीं है, टेबल टेनिस से भी नहीं है, लॉन टेनिस से भी नहीं है। स्टैनली कप जो है वो किससे? आइस हॉकी से। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ऐसे भी आएंगे एक दो क्वेश्चन, लेकिन उनको पढ़ना है, फिर आपको उनको रीड करना है कि कौन से चैप्टर से और किस चैप्टर पर हमको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है, किक ऑफ। पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो शब्द यूज होता है कहां पर? हॉकी में यूज होता है पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है, पेनल्टी मिलती है और उसके लिए सामने वाली टीम को फिर स्ट्रोक दिया जाता है गोल करने के लिए, है ना। तो दूसरी टीम की गलती, दूसरी टीम का फायदा। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी। किक ऑफ, किक ऑफ की बात क्या है? अब किक ऑफ कहां? देखो, किक मारोगे तो भैया पैर से तो मारोगे, किक सीधा सीधा संबंध बनता है किससे? फुटबॉल से। किक लिखा हुआ है, किक लिखा हुआ है, फुटबॉल से ये आपका संबंधित है, फुटबॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं, प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग, ये आप अब यहां से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी का काम। आप इसको बायोलॉजी में इन चीजों को पढ़ोगे, बायोलॉजी में आप इन चीजों को पढ़ोगे, और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना, मैं आपको बता दूं, जब आपको मैम पढ़ाएंगी तो इनको अच्छे से रीड कर लेना सारी चीजों को, क्योंकि वहां भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके बायोलॉजी चैप्टर यानी कि जीएस में, और यहां भी रीजनिंग में ये पूछे जाएंगे। जैसे कि रिकेटस बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन प्रभावित किसको करता है? ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। दूसरी फिर बीमारी लिख दी जाएगी, वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। रिकेटस की बात की जाए तो रिकेटस हड्डियों को प्रभावित करने वाला अंग है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। तो और जो पोलियो है, पोलियो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो क्या फेफड़े को प्रभावित करता है? बताना जरा भाई, फेफड़े को प्रभावित करता है? नहीं, कान को प्रभावित करता है। क्या पोलियो में क्या होता है? आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की नारा खूब अच्छे से चला है, पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाई जाते हैं बचपन में। आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो अगर हो जाता था तो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे। मान लो अगर हाथ पर हो गया तो हाथ बेकार हो गया, पैर पर हो गया पैर बेकार हो गया, है ना। तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वो स्पेशल किसी अंग को प्रभावित नहीं करता, वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और वो तंत्रिका तंत्र को अगर प्रभावित कर रहा है तो शरीर का कौन सा अंग उससे इफेक्ट हो जाए वो निश्चित नहीं है। आंतों को प्रभावित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिफिलिस जनन अंग मेनिंजाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिफिलिस बीमारी जो है जनन अंग को, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करेगी, जो हमारे जनन अंग है उनको ये प्रभावित करती है। ठीक है, और मेनिंजाइटिस जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित? ये देखो नॉर्मल बीमारी क्या है, जैसे कि मान लो मोतियाबिंद लिख दिया, तो मोतियाबिंद तो आप सबको पता है कि आंखों को प्रभावित करता है ना। मैं लिख दूं भैया दमा, दमा किस चीज को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। थायराइड लिख दूं, किसको प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है। तो ऐसे नॉर्मल बीमारियां तो आपको मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को मालूम होंगी। यहाँ एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, वो ऐसी बीमारी का बनता है जो मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन बनता है। कभी कभी तो लिख दिया जाएगा, बस मान लो यहाँ लिख दिया जाए मोतियाबिंद और इधर आंखें, इधर दूसरी बीमारी, खतरनाक बीमारी, यहाँ उसको लिख दिया जाएगा मेनिंजाइटिस। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर मस्तिष्क को ये प्रभावित करने वाला है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है।
चलो जी, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शानदार जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 आपके सामने ये रही भैया। टाइप नंबर 7 आपके सामने ये रही। यहाँ क्या है? उपकरण एवं माप, है ना? उपकरण एवं माप। फिजिक्स वगैरह में आप इन चीजों को पढ़ोगे। बायोलॉजी का भी काम हो गया, फिजिक्स का भी काम हो गया। देखना जरा क्या कह रहा है। उपकरण एवं माप पर आधारित किस तरीके से, जैसे कि मान लो हाइग्रोमीटर यहाँ लिखा है, तो इसका काम क्या होता है? हाइग्रोमीटर का काम होता है ह्यूमिडिटी को मापना, आर्द्रता को, नमी को मापना। कितनी नमी है भाई, कितनी यहाँ पर आर्द्रता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या चीज होती है? स्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या चीज होती है? देखा नहीं है? जैसे कि डॉक्टर के पास वो होता है कुछ इस तरीके का। अब तो कंप्यूटराइज आ रहे हैं सारे, वरना वो हवा वाला होता है, ऐसे उसको उसमें हवा सी भरी जाती है, हाथ पर टेप चिपका दी जाती है, मतलब उसका जो बैंड होता है वो लगा दिया जाता है, उससे आपका बीपी, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। क्या होता है ये? स्फिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। बीपी वगैरह चेक कराने के लिए भाग जाते हैं बड़े बूढ़े लोग, जी मेरा डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, देखना चेक करना, या किसी का कम हो रहा है, तो वो ये बताता है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला। कई बार पूछा गया है भूकंप का भैया, भूकंप का है, भूकंप का बताओ। सिस्मोग्राफ कई बार पूछा गया है, सिस्मोग्राफ पर रिक्टर स्केल वगैरह। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रमुख राशि एवं मात्रक लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आवर्ती की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी उसको मापते हैं हम हर्ट्ज में, आवर्ती को हर्ट्ज में मापते हैं। तो खगोलीय दूरी जो होती है, जो ब्रह्मांड की दूरी होती है, खगोलीय दूरी, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आवर्ती हर्ट्ज। खगोलीय दूरी आपने देखा होगा भाई, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतने प्रकाश वर्ष है, या हो सकता है कि प्रकाश वर्ष से और ऊपर का एक और बड़ा होता है पारसेक भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब खगोलीय दूरी जो है वो मापी जाती है, इसमें ल्यूमेन में मापी जाती है क्या? नहीं, ओम प्रतिरोध का मात्रक प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में नहीं मापते। ये दूरी का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। दूरी सोचकर बच्चे क्या समझ जाएंगे, गुरुजी किलोमीटर होगा इसका, नहीं, वो खगोलीय दूरी है, तो वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा। टाइप नंबर 9, जानवर, बच्चे और आवाज। यूपीएसआई में भरपूर क्वेश्चन थे। अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं, ध्यान से सुन लेना। इस टॉपिक के यूपीएसआई में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। उठाकर देखना, 54 शिफ्ट बनी थी, तो 54 शिफ्ट में कम से कम मैं बता रहा हूं 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं। उठाकर देख लेना 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से। मैं दिखाऊंगा भी यूपीएसआई का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। यूपीएसआई में भी पूछा गया, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में पूछा था, वहां तितली वाला पूछा था, तितली का किस रिलेशन, तितली के बच्चे का नाम पूछा था। कंगारू का जोई, कंगारू का जो बच्चा है, चाइल्ड नेम, कंगारू का बच्चा, कंगारू के बच्चे का नाम, कंगारू के बच्चे का नाम क्या बोलते हैं? उसको जोई बोलते हैं, जोई। तो जो घोड़ा है ना, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? घोड़े के बच्चे को फॉन बोलते हैं। नहीं, फॉन किसके बच्चे का होता है? फॉन होता है हिरण के बच्चे का नाम, हिरण के बच्चे का नाम। कब होता है? भालू के बच्चे का नाम, बियर, भालू के बच्चे का नाम होता है ये। कोल्ट होता है घोड़े के बच्चे का नाम, घोड़े के बच्चे का नाम। और जोई जो है ये तो कंगारू का है ही है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्टली एकदम शानदार जवाब होगा, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, बत्तख, आवाज, साउंड के ऊपर क्वेश्चन। जो पक्षी वगैरह या आपके यूपी पुलिस में पूछा है, यूपी पुलिस में इसका पूछा है पक्षियों वाला, चहचाना, पक्षी चहचाना। एक और पूछा था दूसरा, वो मैं दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। बत्तख, क्वैक, मेंढक क्या? बत्तक, क्वैक, मेंढक क्या? अभी तो मैं खाली आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, इनको पढ़ते चले जाओ अच्छे तरीके से। क्लास आज थोड़ी बड़ी होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि टॉपिक खत्म करना है तो 1.5 घंटे में खत्म होगा। बत्तख, क्वैक, मेंढक। बत्तख की जो आवाज है वो क्वैक क्वैक करती रहती है ना, तो मेंढक करते हैं टरटराना। मेंढक क्या करते हैं? रात को देखा होगा बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा करते हैं, टर करते रहते हैं। तो उनकी आवाज को कौन सा, क्या चीज बोला जाता है? उनकी आवाज को ए बोल रहे हैं आप। ऑप्शन ग्रंट बोल रहे हो। ग्रंट तो भैया घुर करना होता है, ऊँट की आवाज होती है। ऊँट देखा है आपने? ऊँट घुर करना, इसको हम हिंदी में बोलेंगे घुर करना, घुर करना, घुर करता रहता है वो, उसको बोला जाता है ऊँट। ग्रंट जो साउंड है वो ऊँट की है। क्रॉक जो है टरटराना, इसको ही बोलते हैं टरटराना। मेंढक टरटराते हैं, ये ऐसे लिखा मिलेगा, हिंदी में लिखा नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं, ऐसे क्रॉक लिखा मिलेगा। हिन हिनाना तो जानते ही हो, ये तो घोड़ा करता है भैया। हिन हिनाना कौन करता है? घोड़ा, हिन हिनाना घोड़ा। और गर्जन, रोर, ये आप भी जानते हो, ये शेर की आवाज है। दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला परफेक्टली राइट है। क्रॉक टरटराना होता है, क्रॉक, मेंढक की आवाज। नेक्स्ट, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया आपका, हिस्ट्री का। जगजीवन राम समता स्थल, लाल बहादुर शास्त्री क्या? उनकी समाधियों के नाम लिखे गए हैं। बाबू जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है समता स्थल। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो क्या होने वाला है? क्या अभय घाट होगा? अभय घाट किसकी है? याद करो, अभय घाट है मोरारजी देसाई जी की, ठीक है, अभय घाट। चलो जी, विजय घाट बताओ किसकी है? नारायण घाट बताओ किसकी है? वीर भूमि किसकी है? नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा। और अगर मैं वीर भूमि की बात करूं तो वीर भूमि है आपकी श्री राजीव गांधी जी की भैया, वीर भूमि है राजीव गांधी जी की। अब बताओ, तो बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल बोला जाता है। राजघाट पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी फेमस है, आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो इनको अच्छे से रीड कर लेना, ज्यादा नहीं है, 12 दे रही है, ज्यादा नहीं, बहुत आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, ये बहुत पूछा गया है आपका यूपी कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, यूपीपी कांस्टेबल में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। और यूपीएसआई में मैक्सिमम क्वेश्चन, यूपीएसआई में 54 शिफ्टों में कम से कम मिल जाएंगे, 15 से 20 शिफ्टों में इस टॉपिक से क्वेश्चन, 15 से 20। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर उठाकर देखना। मैंने सबको एनालिसिस करने के बाद 2 एग्जामों को बिल्कुल टारगेट करके चल रहा हूं। आपका यूपी कांस्टेबल हो गया 2018 2019 दोनों, और जेल वार्डर, साथ ही साथ यूपीएसआई, इन दोनों को मैं बिल्कुल टारगेट करके चल रहा हूं। बाकी अदर यूपी के जो भी एग्जाम्स हुए उनको भी मैं फाइंड करके रखता हूं क्वेश्चन कि कौन से एग्जाम से क्या चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। परेशान की बात करूं, परेशान, चिंतित, दोनों एक ही बात है। परेशान होना, चिंतित होना, कोई आदमी चिंता में है, परेशान है, तो दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के समानार्थी हो गए, समानार्थी पर्यायवाची हम कह सकते हैं, समान है, एक दूसरे के जैसे हैं। तो निश्चिंत होता है जिसको कोई चिंता ही नहीं है, निश्चिंत, आराम से बैठा है, मस्त, एकदम मस्त बैठा है। क्या व्याकुल होगा? नहीं। व्यथित होगा? नहीं, व्यथित भी परेशान होना ही होता है। अशांत होगा? क्या नहीं होगा, शांत होगा। निश्चिंत क्या होता है? निश्चिंत होता है बिल्कुल इजी, आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल शांत बैठा है, निश्चिंत होकर बैठा है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आएगा जोड़ना तोड़ना। आगे क्या? जोड़ना तोड़ना अपोजिट है, जोड़ना और तोड़ना दोनों क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। जोड़ना तोड़ना अपोजिट है, विलोम शब्द कह सकते हो। क्रोध और कुपित क्या है? विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी है। मीठा कड़वा, मीठे का अपोजिट क्या होगा? कड़वा हो जाएगा। चलो, आलसी निष्क्रिय दोनों समानार्थी है, ये तो समानार्थी बने ना, और ये भी समानार्थी है। क्रोध और कुपित ये भी समानार्थी है,
और शुरू और आरंभ ये भी समानार्थी है। अब बहुत से सोचेंगे मीठे का तो खट्टा हो गया, कड़वा भी कह सकते हैं, है ना, मीठे का कड़वा, खट्टा मीठा बोल देते हैं, मीठा कड़वा भी बोल देते हैं। तो बाकी तो तीन समानार्थी थे, तो बी बचा फिर हमारे पास मीठा और कड़वा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, परफेक्टली शानदार। व्यक्ति एवं संबंधित यंत्र पूछा गया है यूपी पुलिस में भी। दर्जी कैंची लोहार क्या, दर्जी कैंची लोहार क्या, दर्जी का रिलेशन अगर कैंची के साथ है, उसका हथियार है वो। दर्जी मैक्सिमम किस चीज का, कैंची का प्रयोग करता है, कपड़े को काटता है फिर उसकी सिलाई करता है ना। तो दर्जी के पास कैंची होती ही है। लोहार के पास इनमें से क्या चीज होती है, लोहार के पास पेन होगा नहीं, पेन तो कलम के पास, सॉरी पेन जो है वो लेखक के पास होता है, पेन जो है वो लेखक के पास होता है। हल, हल किसका हथियार है, किसान का है, नहीं होगा। हथौड़ा होता है इसके पास, कुल्हाड़ी लकड़हारी के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार। टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, टॉपिक्स वहां पर खत्म। अब ये यूपी पुलिस के क्वेश्चन आए हुए, कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस के, कुछ यूपीएसआई के, कुछ मैंने अपनी तरफ से रखे हैं। देखो जरा, यहाँ तक ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे। लगभग 12 टाइप हैं ये आपकी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इन 12 टाइपों पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, है ना। और जिसके लिए मैंने बोला कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बने तो उस पर थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये तो थी आपकी टाइप। अब चलता हूं मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर, और हर क्वेश्चन के लिए बस 5 सेकंड, क्वेश्चन को देखो, तुरंत आंसर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से आंसर बताते चलोगे। पति पत्नी, पत्नी और पति का रिलेशन दिया है, तो मेल और फीमेल हो गया, जोड़ा हो गया पत्नी पति। तो दुल्हन का क्या होगा भैया, दुल्हन का जोड़ा किसके साथ बनेगा, दूल्हा, दुल्हन दूल्हा। गलत, बाकी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन राइट। समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी क्वेश्चन को। देखो ये यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूं, आया है क्वेश्चन। साउंड के ऊपर देख लो, उठाकर देख लेना एग्जाम में। पक्षियों का चहचहाना, मैंने बोला था पक्षियों के ऊपर पूछा था, पक्षियां चहचहाते हैं तो भालू की आवाज, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बताई थी भालू की आवाज मैंने क्या होती है। भालू भैया क्या करता है, भालू बड़बड़ाता है क्या, नहीं, बंदर बड़बड़ाते हैं। मिमियाहट बिल्ली नहीं, घुरघुराहट, घुरघुराहट अभी मैंने ऊंट की बताई थी। किसकी बताई थी, घुरघुराहट, घुरघुराना, ऊंट की आवाज। और जो भालू है ना वो घुर्राता है, एक तरीके से घुर्राता है, उसको ग्राउल बोलते हैं, ग्राउल, ग्राउलिंग, ग्राउलिंग, गुर्राना। भालू क्या करता है, गुर्राता है, उसको ग्राउल बोला जाता है। कभी-कभी ये गुर्राना लिखा नहीं मिलेगा, पता कैसे लिखा मिलेगा एग्जाम में, बस ऐसे लिखा मिलेगा, ग्राउल, इतना इतना लिख कर दे देगा। इंग्लिश में ग्राउल लिखा मिलेगा, दूसरी तरफ इंग्लिश में ऐसा लिखा मिलेगा। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं। डॉक्टर नर्स, इसके जैसा, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। यूपी पुलिस के आप उठाकर देखना, प्रीवियस ईयर में कह रहा हूं 6 6 7 7 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में, यही वाले तो इंपोर्टेंट हो गया ना चैप्टर आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। टॉपिक्स मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। बहुत से स्टूडेंट एक ही तरफ जा रहे हैं भाई, सुन तो लो क्या कह रहा है ये। डॉक्टर और नर्स में जो रिलेशन है भाई, डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर काम करता है, ऑपरेशन वगैरह किया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी किसी मरीज के लिए, अब काम स्टार्ट हो जाता है मरीज का, सॉरी नर्स का। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया किसी मरीज का, या उसको दवाई लिख दी, वो बीमार है, फीवर, अब उसकी देखरेख कौन करेगा, अब वहां से काम किसका स्टार्ट होता है, नर्स का काम स्टार्ट होता है वहां से। डॉक्टर ने अपना काम किया, ऑपरेशन वगैरह कर दिया किसी मरीज का, या उसको बीमार था दवाई लिख कर दे दी है, अब नर्स का काम स्टार्ट हो जाता है। नर्स उसको दवाई वगैरह बताएगी, समझाएगी, इंजेक्शन लगाना है लगाएगी, कंपाउंडर वगैरह वही चीज होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नर्स, यहाँ जज, जज और वकील तो आमने सामने हो गए, है ना, वो तो बहस कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो भैया यहाँ जज ये अपनी बात को जज के सामने रखेगा, जज फैसला सुनाएगा। जज काम नहीं कर रहा वहां पर, पहले ये अपनी बात रखता है, दो वकील आपस में बहस करेंगे, जज के सामने अपनी बात को रखेंगे, जज केवल फैसला सुनाने का काम करता है। यहाँ नर्स थोड़ी ना कि नर्स ने 4-5 मरीज पकड़े और डॉक्टर ने कहा ठीक है जी भाई इसको ये इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर खुद ही चेक करता है उसको, वो खुद काम करता है ना। तो पहला रिलेशन यहाँ गलत। मालिक कर्मचारी का ये रिलेशन वैसे गलत हो जाएगा, मालिक भाई कर्मचारी तो काम करते हैं, मालिक साहब जो है उनकी देखरेख करते हैं, देखते हैं उन चीजों को, वो काम नहीं करता। रसोईया बेरा, रसोईया का काम क्या होता है, रसोईया का काम होता है खाना बनाना, जो खाना बनाता है उसको रसोईया बोला जाता है, खानसामा, है ना। रसोईया बनाने, खाना बनाने वाला रसोईया, और खाने को सर्व करने वाला कौन, वेटर। रसोईया ने क्या काम किया, खाना बना दिया, अब उसको सर्व कौन करेगा, ले जाएगा कौन उसको, वेटर, सबके पास पहुंचाएगा। तो काम इसने किया, उसके बाद काम इसका स्टार्ट हुआ, नर्स का। सेम लॉजिक यहां बनेगा, रसोईया ने खाना बनाया, अब काम स्टार्ट हो जाता है वेटर का, वेटर उसको सबको सर्व करेगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला यूपी पुलिस में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट इस वाले को लगा गए थे, तो गलत है, वो गलत है। सी वाला ऑप्शन भाई परफेक्टली राइट है। इंजीनियर वाहन चालक का तो यहाँ रिलेशन है ही नहीं, ये गलत था बिल्कुल। हार आभूषण लेखनी क्या, अब जो हिंदी में पढ़ रहे थे लेखनी उनकी समझ में नहीं आई होगी। लेखनी, लेखनी होती है लिखने वाली, लिखने वाली क्या, कलम, लेखनी को क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में कलम बोलेंगे इसे बिल्कुल ही। कलम पेन लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखो हार क्या है, एक आभूषण है। हार को किस में रखते हो, किस कैटेगरी में रखोगे, उसको आभूषण की कैटेगरी में रखेंगे। और जो लेखनी है जिससे हम लिख रहे हैं बार बार, वो पेन होता है ना। पेन को आप किस में रखोगे, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर वगैरह जो होते हैं कागज में रखोगे नहीं, ये स्टेशनरी का सामान होता है, ये स्टेशनरी में आते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, कागज, है ना, पैमाना, ये सब स्टेशनरी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित हो, सब यूपी पुलिस के चल रहे हैं ये क्वेश्चन, देख लो जो टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स पर आ रहे हैं क्वेश्चन। जिस प्रकार सद्गुण दया से, सद्गुण अच्छा, अच्छा गुण, सद्गुण अच्छी भावना के साथ, और दया दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के क्या हो गए, समानार्थी हो गए। सद्गुण अच्छा भाव, किसी के प्रति दया रखना, वो भी अच्छा भाव होता है। अवगुण क्या होगा इनमें से भाई, अवगुण क्या होता है, बुरा गुण। शोक क्या होगा, करुणा होगी, भावना होगी, नहीं क्रूरता। अवगुण कौन सा इनमें से, क्रूरता, किसी के प्रति है ना क्रूर भाव रखना, वो क्रूरता को दर्शाता है और वो होता है एक प्रकार का अवगुण, गलत गुण, अवगुण। नेक्स्ट, गजल कविता, गजल कविता और इसके जैसा रिलेशन आपको ढूंढना है। गजल क्या है, गजल एक कविता है, एक पोयम है गजल। झूठ क्या है, कपट है क्या, झूठ कपट तो समानार्थी होगा। गजल एक चीज है, गजल है किस, उसकी कैटेगरी क्या है, उसको हम कविता में रखते हैं, गजल को हम कविता में रखते हैं, तो झूठ कपट का रिलेशन गलत। पाठ, पुस्तक, पाठ किसमें होता है, पुस्तक में होता है, लेकिन पाठ क्या है, एक सीखने वाला भाव है, वो तो पुस्तक के अंदर होता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। किंवदंती क्या होता है, लीजेंड जो होता है वो एक स्टोरी होती है, किंवदंती होता है एक कहावत, एक कहानी पुरानी जो किसी विशेष तथ्य पर आधारित हो, वो किंवदंती होता है, उसको हम कहानी वाली कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। लकड़ी खंड और ब्रेड क्या, लकड़ी खंड, लकड़ी खंड, यहाँ पीस लिखना, टुकड़ा लिखना है ना, खंड यानी कि टुकड़ा होता है, ब्लॉक मत लिखना, वो खंड वैसे लिख दिया है। वुड पीस, लकड़ी का टुकड़ा, खंड, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी को काट दिया तो दो टुकड़ों में विभाजित होगी, उसको हम खंड बोलते हैं, लकड़ी का खंड या टुकड़ा। उसी प्रकार ब्रेड का जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड का टुकड़ा क्या कहलाया जाएगा इनमें से, ब्रेड का टुकड़ा क्या मक्खन कहलाया जाएगा, नाजीना, चूरा कहलाया जाएगा, नहीं, स्टोल गलत दिया। स्लाइस, स्लाइस होता है बिल्कुल ब्रेड का, मान लो ब्रेड का जो पीस है ना, छोटा सा पीस, उसको स्लाइस, स्लाइस बोला जाता है, एक स्लाइस दे दो भाई, है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ब्रेड का स्लाइस। ये आ गया जिसकी बात कर रहा था, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया। थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए होता है, थर्मामीटर का तापमान को मापने के लिए। एमीटर किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन, फटाफट 5 सेकंड में, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अभी बहुत सारा काम है, मैंने बताया क्लास 1.5 घंटे तक चलेगी, पूरा चैप्टर फिनिश होगा जो टॉपिक्स आपको बताए हैं। एमीटर का प्रयोग क्या वोल्टमीटर के लिए होता है, या धारा के लिए होता है, या द्रव्यमान के लिए होता है, या ऊर्जा के लिए, इनमें से एमीटर का काम क्या है। एमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को मापता है भैया, किसे बंद हो गया। एमीटर का काम क्या है, एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला है, विद्युत धारा को मापता है। क्लियर हुआ सभी का, रोकना ऊपर दिखाना, 24 नंबर के क्वेश्चन के लिए कुछ कह रहा है।
बी वाला सही होगा, 24 नंबर में बी वाला सही होगा। अच्छा भैया मैं देख लेता हूँ अगर आपकी, ना बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, परमानेंटली सही है भाई, सी वाला परमानेंटली सही है, जाओ फिक्स है बिल्कुल, वो राइट है एकदम। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन। चिकित्सक रोगी वकील क्या, चिकित्सक रोगी वकील क्या, फटाफट से बताओ। ओटीपी वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी भाई, इसके बारे में तो मैं भी क्या बताऊं आपको, ओटीपी वाली प्रॉब्लम वेट करना कह सकते हैं एक दो दिन, या आप कोशिश करो कि फॉर्म जब भी भरना थोड़ा सा रात के समय में, जहाँ साइट कम बिजी हो, बिल्कुल सुबह सुबह तड़के छाक में तब भर लो। चिकित्सक रोगी वकील क्या, चिकित्सक रोगी वकील क्या, डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट में कैसा रिलेशन, रोगी भैया कहाँ जाएगा, रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, और वकील के पास इनमें से कौन सा आएगा, न्यायाधीश थोड़ी ना आएगा, न्यायालय अभियोक्ता बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर है ना, प्रोसिक्यूटर अभियोक्ता, बैरिस्टर भी नहीं होगा, बैरिस्टर तो खुद ही एक वकील होता है। ऑप्शन नंबर सी। लो भैया ये यूपीएसआई में पूछा है, ये यूपीएसआई में पूछा है, लिख रहा हूं यहां पर भी 2021 में जो पेपर हुआ था वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम में। देख लो मैंने बताया ना इस टॉपिक पर क्वेश्चन आए हैं। कंगारू के बच्चे का नाम जो ही लिखा मैंने ऊपर भी इसी तरीके का, फिश के बच्चे का नाम क्या होता है, मछली के बच्चे का नाम, मछली के बच्चे का नाम फ्राई होता है, शॉर्ट होता है, जोई होता है, या बछड़ा होता है, कौन सा होता है भैया। अब बहुत से स्टूडेंट इसका बी ऑप्शन सोच रहे होंगे शॉर्ट, नहीं ये गलत है, जोई भी तो नहीं होगा, कंगारू का होता है। काफ की बात करो तो काफ बछड़ा गाय के बच्चे का नाम होता है, मछली के बच्चे को फ्राई। अब सोच रहे हो फ्राई तो तलना होता है, ये मछली के बच्चे को भी फ्राई बोलते हैं, मछली के बच्चे को भी फ्राई बोला जाता है, मछली का बच्चा जो होता है छोटा छोटा उसको फ्राई बोला जाता है। गायनेकोलॉजी स्त्री रोग महिला से संबंधित है, गायनेकोलॉजी जो है वो वोमेन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी यहां मैंने लिख दिया है रुधिर विज्ञान, हो सकता है एग्जाम में आपको रुधिर विज्ञान लिखा ना मिले, इस हेमेटोलॉजी को हिंदी में लिखे हीमेटोलॉजी इस तरीके से, तो आपको वो खुद से इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड करना है। हिंदी में तो साफ साफ लिख रहा है रुधिर, तब ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, सब जानते हैं भाई रुधिर विज्ञान किसकी विज्ञान होगी, रुधिर यानी कि रक्त, रक्त विज्ञान रक्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये रुधिर यहाँ लिख तो मैंने दिया, लेकिन एग्जाम में ये हेमेटोलॉजी ही लिखा आ सकता है, यहाँ गायनेकोलॉजी इंग्लिश में लिखा मिलेगा और हिंदी में भी गायनेकोलॉजी ऐसे। स्त्री रोग महिला संबंधित, स्त्री रोग विज्ञान जो है, रुधिर विज्ञान जो है वो रक्त से संबंधित है। घोड़ा बछड़ा तितली क्या, या यूपीएसआई में मैंने बताया ना तितली वाला पूछा था, घोड़े के बच्चे का नाम बछड़ा है, तितली के बच्चे का नाम क्या होता है भाई, तितली के बच्चे का नाम फटाफट से बताओ। फॉन होता है क्या, अभी बताया था फॉन हिरन का होता है, लार्वा होता है, लार्वा बिल्कुल सही है, बिल्ली का बच्चा किटन बोला जाता है, ये बिल्ली का बच्चा पिल्ला होता है, कुत्ते का बच्चा ये भी गलत, ऑप्शन नंबर हो गया बी वाला परफेक्टली राइट, लार्वा बी वाला बिल्कुल शानदार। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है फिर आपके। नीरस जीवंत, नीरस क्या होता है, जिसमें कोई रसी ना हो, नीरस है बिल्कुल शांत पड़ा है बिल्कुल, और जीवंत जो बहुत पॉजिटिव मीनिंग, ये तो नेगेटिव सेंस में नीरस, नीरस क्या हो गया नेगेटिव सेंस का मीनिंग हो गया, और जीवंत है ना लाइवली यानी कि जो जिया हुआ इंसान है बिल्कुल तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट जीवंत यानी कि जिसका जीवन बहुत अच्छा खासा चल रहा है वो हो गया। तो ये एक दूसरे को कैसे अर्थ को दर्शा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को दर्शा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को दर्शा रहे हैं, विपरीत को क्या लिख दिया मैंने, सॉरी विपरीत को दर्शा रहे हैं, विपरीत को दर्शा रहे हैं, अपोजिट। और थकाऊ, थकाऊ क्या होता है, थका हुआ, थका हुआ, थके हुए का क्या बोरिंग होगा, बोरिंग तो नहीं होगा, बोरिंग तो खुद ही एक उबाऊ होता है, थकाऊ यहाँ लिखा है ये भी इसका नहीं होगा, विपरीत। अरुचिकर भी क्या होता है, जिसकी कोई रुचि ना हो भाई वो थकाऊ ही कहलाया जाता है। रोमांचक, रोमांचक क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, अपोजिट पूछा गया भाई यूपीएसआई में है ना भाई। देखो जरा फटाफट से कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट होने वाला है। हुक्म, हुक्म होता है एक तरीके से किसी को आदेश देना और एक किसी से अनुरोध करना, भैया हमारे इस काम को कर दो, एक तो जोर देकर जवाब दिया गया है इस काम को कर भाई आज, ठीक है, और अनुरोध भाई इस काम को प्लीज करवा दो, है तो दोनों एक दूसरे के लगभग लगभग कैसे हैं, है तो लगभग लगभग विपरीतार्थी से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंस, बस इतना कह सकते हो, एक पॉजिटिव सेंस ये नेगेटिव में चला जाएगा हुक्म यानी कि आदेश देना किसी को, और एक अनुरोध करना भावना को दर्शाना। अब प्रख्यापित क्या होता है, प्रख्यापित क्या विज्ञापन से रिलेटेड होगा, प्रख्यापित होता है किसी चीज को दर्शाना है ना, दर्शाना, घोषणा करना नहीं होगा, अपोजिट बोलूंगा ना ये भाई नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में है, तो ये प्रख्यापित करना क्या होगा, प्रख्यापित किसी चीज को उजागर करना, और किसी चीज को छिपा लेना, छिपा लेना होगा इसका विपरीत। प्रकाशित करना नहीं होगा, प्रकाशित करना नहीं होगा, छिपा लेना, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी अपोजिट सेंस का मीनिंग है, अपोजिट सेंस का मीनिंग है तो प्रख्यापित होता है उजागर करना और छिपाना उसका अपोजिट हो जाएगा। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके नंबर एनालॉजी, यहां से आपकी स्टार्ट होती है संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी अगला टॉपिक स्टार्ट, आधा घंटे में आपका ये खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहली टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ग पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वर्ग पर आधारित डायरेक्ट। अगर मैं यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई की बात करूं तो ये वाला टॉपिक बहुत आसान था, दोनों ही एग्जाम्स में, कांस्टेबल में भी और यूपीएसआई में। एक क्वेश्चन मुझे लगा कि उसमें थोड़ा दम है, बाकी मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे सारे सेलेक्ट किए, पर उनमें से जो सही लगे वो मैं आपके लिए लेकर आया। तो एक ही क्वेश्चन ऐसा लगा जो थोड़ा सा दमदार था, वरना बाकी सब इतने आसान थे कि हर स्टूडेंट उसको करके आया होगा, हर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं। 17 से 289 साफ साफ लिखा हुआ है, 17 की पावर 2 तो 33 का वर्ग आप कर दोगे, 33 का स्क्वायर कर दोगे तो 33 का स्क्वायर जब आप करोगे 3 3 9 हो जाता है, 3 3 9 2 18 हासिल गया 3 3 9 और 1 10, 1089, 1089 जो होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। 17 306 19 क्या, 17 306 19 क्या, 17 से 306 पर जाना है, कैसे जाओगे, 17 का वर्ग कितना होता है 289, लगभग लगभग पास की संख्या है, अगर मैं वर्ग के साथ जाऊं 17 का वर्ग 289, 289 में 17 ही जोड़ा हुआ है, 289 289 में इस 17 को ही ऐड किया है तो 9 7 16 8 2 10 306, 306 बन गया स्क्वायर। जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें उतना ही जोड़ा गया है। अब यहाँ 17 जोड़ा तो इधर 17 में जोड़ देना, 19 जोड़ना, 19 जोड़ना, लॉजिक ये बनेगा। 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, 361, और इसमें अगर मैं 19 जोड़ दूं तो 9 1 10 6 2 8 380, 380, 380 इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 380 बिल्कुल शानदार जवाब होगा। नेक्स्ट 18 4 36 16 27 क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहचानो जरा इस पर क्या लॉजिक आप लगा सकते हो। 18 से 4 लाना है, 18 से 4 लाना है। अब देखो ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो सकता है कि यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक लॉजिक तो ये लगा सकता है इंसान अपने माइंड में 9 ही है और कुछ नहीं है, तो आंसर 9 हो गया। मान लो लॉजिक भी समझ में नहीं आया, तुक्के की तरफ गए तो कुछ इस तरीके से जा सकते हैं, 4 2 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, तो यहाँ भी 9 का यानी कि कोई ना कोई वर्ग वाली संख्या ही आएगी, पूर्ण वर्ग वाली, तो वो 9 है। लेकिन अगर किसी को लॉजिक देखना है तो वो लॉजिक बहुत अच्छा है। लॉजिक है क्या, 18 से 4 पर जाना है तो 18 को 9 से भाग कर दिया और उसका वर्ग कर दिया। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया गया है भाई। 36 से 16 पर यहाँ 2 बिंदी फालतू लगा दी इसने, चलो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ क्या है 36 से 16 पर जाना है, तो 36 को 9 से भाग करूंगा 4 आएगा और 4 का वर्ग कर दिया जाएगा तो 16। तो यहाँ भी 27 को पहले 9 से भाग करना है, 27 को 9 से डिवाइड करना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। तो 9 या 27 होते हैं, 3 का वर्ग होता है हमारा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, घन पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, क्यूब पर आधारित, वर्ग पर आधारित, घन पर आधारित, जोड़ने घटाने पर आधारित, गुणा पर आधारित, विशेष नियम पर आधारित। ये 5 तरीके के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। 9 से 1728 की तरफ जाना है। अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम बनता है कि 1 से लेकर कम से कम 35 तक के तो वर्ग याद कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन में मदद मिल जाएगी। 1 से लेकर कम से कम 21 तक के क्यूब याद कर लेना, क्योंकि 21 का भी 9261 भैया पूछा है कई बार, है ना, 21 वाले का। तो ये क्यूब और स्क्वायर आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो क्वेश्चनों को, लॉजिक को पकड़ने में थोड़ी ज्यादा आसानी आपके लिए होगी। 9 से 1728 पर जाना है हमको, तो 9 प्लस के 3 12, क्योंकि ये 12 का वर्ग, 12 का क्यूब हमको नजर आ रहा है। 12 की पावर 3 1728 होता है। मैं 12 से 3375 पर जाना चाहूं तो यहाँ भी 12 प्लस का 3 15 और 15 की पावर 3 लिखा हुआ है 3375। वही चीज यहाँ पर भैया 5 प्लस का 3 करोगे 8 और 8 की पावर 3 कर दोगे दोस्तों 8 8 64 8 512। अगर याद होगा थोड़ा जल्दी, मान लो 1728 आपको याद नहीं है तो लॉजिक कैसे पकड़ोगे? सोचो, ये बात भी तो माइंड मानी चाहिए। अगर आपको याद है कि 1728 12 की पावर 3 होता है तो लॉजिक को पकड़ना आसान हो गया। याद नहीं है तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या लॉजिक आप लगाते फिरोगे। ये याद नहीं है 3375 किसका है, हैंग हो जाओगे फिर एग्जाम में, समझ रहे हो? तो उनको थोड़ा सा याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, आसानी होगी बेटा, आसानी। नेक्स्ट 512 2197, 512 साफ साफ नजर आ रहा है, जिनको नजर आ रहा है तो वो मुझे बता दो, ये 8 की पावर 3 है। 2197 हमको नजर आ रहा है ये 13 की पावर 3 है। अगर याद है तो आप लॉजिक को पकड़ लोगे आसानी से। 343 कितने का? ये 7 की पावर 3 है। तो अब यहाँ से जाने पर यहाँ कितना प्लस करना पड़ा? 5 प्लस करना पड़ा। तो यहाँ भी तो 5 ही प्लस किया जाएगा, 7 5 12 और 12 की पावर 3 लिख दूंगा कितना? 1728। याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करते फिरो, कैलकुलेशन एग्जाम में इतना तो याद कर सकते हो, जितना आपको एग्जाम में मिलता है उतना याद कर लेना, थोड़ा अच्छा होगा, लॉजिक जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न देखो जरा। 9 से 56 बनाना है, 9 से 56 बनाना है, कैसे बनेगा? 9 छिक्के 54, आपके माइंड में आ रहा होगा 9 छिक्के 54 और माइनस के 2, ऐसा है। इधर तो 5 दूनी 10 प्लस के 2 हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई जी, ये तो गड़बड़ होगी। एक जैसा लॉजिक तो नहीं मिला, एक जैसा मिलना चाहिए ना, तो कुछ और लगाओ। 9 से 56 पर जाना है तो 9 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा? 8 और फिर 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7। दोनों की गुणा करनी है, 8 7 56। 5 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा? 4 और 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3। 4 3 12 हो जाएगा, मतलब अपने से पिछले 2 नंबरों की गुणा, अपने से पिछले 2 नंबरों की गुणा। 12 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 11। 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 और 11 धाम 110 होता है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? किसी को कोई दिक्कत? आंसर आप लोगों का आता हुआ बहुत सुंदर, बहुत शानदार, 110 परफेक्टली राइट आंसर होगा। 110 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ देखो 17 से 153 पर जाना है, 19 से कौन सा नंबर आएगा जी? 19 से कौन सा नंबर आएगा? फटाफट से देखो, मजा आ जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। ये आया है एग्जाम में क्वेश्चन 17 से 153, 17 निम्मा 153 तो 19 निम्मा कितने होते हैं? डायरेक्टली गुणा वाला पूछ लिया, और इससे भी बहुत आसान थी। तो गुणा वाला नॉर्मल है, फिर भी इससे भी आसान वाला पूछा, दिखाऊंगा यूपीएससी और यूपी कांस्टेबल में। लेकिन मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा ना हो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे दिया जाए तो क्वेश्चन में आप फंस जाओ। वो हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा। 19 निम्मा 171, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। योग व अंतर पर आधारित, जोड़ने घटाने पर, डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना। जैसे कि मैं बात करूं 1453 और ये 1708 है, 3312 आगे क्या आएगा? तो 1453 से 1708 पर जाना है, प्लस हो रहा है कितना? 8 में से 3 घटाया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 6 में से 4 गया तो 2, 255 प्लस हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि 255 इसमें प्लस कर दिया जाए। 255 कर दो तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3567। 3567 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट नोटिस सुन लो जरा, कल आपकी संडे में क्लास होगी, मैथ की क्लास भी होगी, रीजनिंग की क्लास भी होगी, शायद हिंदी की भी हो, तो वो हम फिर आपको बता देंगे, लेकिन सुबह 8 बजे, ध्यान से सुन लो। केवल संडे के लिए बता रहा हूँ, संडे का जो टाइम है वो आपको मैं कल का बता रहा हूँ। संडे में एप्लीकेशन पर क्लास होगी, पहली बात तो एक तो क्लास होगी एप्लीकेशन पर, ठीक, और सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम मैंने लिया है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो समय कम है और काम ज्यादा है। तो संडे में बस आपकी 2 या 3 ही क्लास चलेंगी, बाकी ऑफ रहेंगी। 8 से 11 3 घंटे का समय मैंने लिया है, यहाँ आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और 11 बजे के बाद यानी कि 11 बजे से आपकी मैथ की क्लास होगी। तो मैं कोशिश करूंगा इस संडे में आपको जो है 1 या 2 चैप्टर अच्छे से कवर करा दूं, ठीक है। गुरुजी क्लास तो केवल आज तक ही चलेगा, हाँ यूट्यूब पर केवल आज ही रहेगा, कल से क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर रहेंगी। तो कल जो क्लास संडे का टाइम है, कल संडे है तो सुबह 8 बजे 8 AM, ठीक है ना, यहाँ इतने बजे मैं आपको कराऊंगा इस क्लास को, तो याद रखना इस बात को, कभी भूल जाओ आप इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आ गया था, ठीक है। 3567 ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1525 और ये 1275 तो आपकी बार कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया, इधर 5 बचा और इधर 4 में से 2 गया 2, 250 घटा दो, 250 घटा दो, योग व अंतर पर आधारित 0, 9 में से 5 गया 4, 28 में से 2 गए 2640, 2640, 2640 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो जरा, 377 17 विशेष नियम पर आधारित है, यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन विशेष नियम पर आधारित, और यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए थे। डिजिट सम के ऊपर तो मैक्सिमम क्वेश्चन बने थे। डिजिट सम जो है आपका जाता है विशेष नियम पर, विशेष नियम में आपका कुछ भी हो सकता है, डिजिट सम हो सकता है, डिजिट के सम का भी स्क्वायर हो सकता है, बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है? डिजिट सम, अंकों का योग, 3 प्लस के 7 10 प्लस के 7 17, डिजिट सम। यहाँ देखोगे 8 प्लस के 7 15 प्लस का 1 16, 570 पर चलूंगा, 5 प्लस के 7 12, 12 प्लस का 0 करूंगा तो 12 बनेगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। कई क्वेश्चन थे इस टाइप के, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में। 393 857 467 आगे क्या? पहचानो जरा, ये क्या कह रहा है आपको? 393 से यहाँ जाना है, 467 से यहाँ जाना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग घन विशेष नियम कुछ भी हो सकता है। तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने डिजिट सम पर किया था, अभी 300 400 पर जा रहा है, 400 से ये सब 400 500 के पास है, तो डिफरेंस वाला लॉजिक तो है ही नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो ये 393 400 ही मान लो और फिर भी ये 400 से ज्यादा जुड़ रहा है, और इसमें 400 जोड़ूंगा तो वैसे 800 बन जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है 800 वाला,
तो इसका अर्थ कुछ और लॉजिक होगा। कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है? कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है? 3 और 9 12 और 3 15, डिजिट सम करके देखा 15 बना, 8 5 13 और 7 20 बना, डिजिट सम अंकों का योग, अंकों का योग, इसको हम बोलेंगे अंकों का योग। डिजिट सम के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है 15 प्लस के 5 20। मैंने यहां करके देखा डिजिट सम 4 6 10 और 7 17, और 17 में जब आप दोस्तों 5 जोड़ दोगे तो 22 बनेगा, और 22 किस ऑप्शन में बन रहा है? 22 4 और 6 10 और 8 18 नहीं बना, 5 2 7 6 13 नहीं बना, 4 8 12 3 15 नहीं बना, 5 8 13 और 9 22, 589। 589 पर जाकर आपका डिजिट सम बना कितना? 22। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट 35 88 12 क्या? ये इस टाइप की यूपीएससी में पूछे गए थे, कई क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। 35 88 12 क्या? 3 और 5 कितना होता है? 8, 2 बार लिख दिया भाई। डिजिट सम को क्या किया उसने? 3 5 8 होता है, या आप कह सकते हो 8 में 11 की गुणा कर दी 88, 2 रे कितना होता है? 3, 3 में 11 की गुणा कर दो, या 2 बार लिख दो 11 3 33, 11 3 33, ऑप्शन नंबर डी, या उसको 2 बार लिख दो। नेक्स्ट 4 74 6 क्या 7 353, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहां पर आपका राइट होने वाला है। स्पीड के साथ चलेंगे सभी लोग। कल का टॉपिक बता दीजिए। कल का टॉपिक बेटा कोडिंग रिकॉर्डिंग तो रहेगा, और उसके साथ में एक दो छोटा मोटा चैप्टर जो है वो भी मैं फिनिश कर लूंगा, क्योंकि 3 घंटे की क्लास होगी तो 3 घंटे में 2 घंटे में आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, और 1 घंटे में जो छोटा मोटा चैप्टर जैसे कि इसी एनालॉजी का तीसरा हिस्सा सिमिलर सेट वाला और लेटर एनालॉजी वाला वो कल फिनिश हो जाएगा। ठीक, 4 से 74 पर जाना है, बड़ा आसान है। 4 की पावर 3 64 प्लस के 10, 7 से 353, 7 की पावर 3 343 प्लस का 10, 6 से इधर जाओगे 6 की पावर 3 प्लस का 10, 216 प्लस 10 करोगे तो 226 वाला ऑप्शन राइट होगा। 226 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। 6 6 36 का 216, 216 में 10 जोड़ोगे तो 226। नेक्स्ट, ज्यादा नहीं है, 7 8 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। अभी मैंने बताया 12:30 तक चलेगी, तो अभी 15 मिनट बची हुई है, उसमें फिनिश कर दूंगा। 4 से 96 पर जाना है, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ है। 9 से 161 पर जाना है, बहुत अच्छा लॉजिक है, ध्यान से देखो। तो 4 4 16 चौका 64 और 9 में 81 729 ज्यादा हो जाएगा, तो घन वाला तो लॉजिक है नहीं, तो वर्ग वाला अगर मैं लगा के देखूंगा 4 का वर्ग 16 होता है, 16 में 80 जुड़ रहे हैं, और इधर देखोगे 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में भी 80 जुड़ रहे हैं, 81 प्लस का 80, तभी तो 161 बन रहा है भाई। दोनों तरफ 80 जोड़ दिए, तो यहाँ भी सेम ही पैटर्न फॉलो कर दो। 13 की पावर 2 169 और 80 जोड़ दो, 169 में आप 80 को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 8 6 14 है, और एक और एक 2 249 वाला ऑप्शन राइट, 249। नेक्स्ट 407 37 क्वेश्चन मार्क 59 253 23, पहचानो लॉजिक। कोशिश करो 5-10 सेकंड में लॉजिक हाथ लग जाना चाहिए। जैसे कि इधर 37 इधर थोड़ा बड़ा नंबर, इधर हल्का है, तो इधर से पहचान लो क्या हो सकता है। 23 से क्या आप 253 की तरफ जा सकते हो? 23 से कम 23 और 23 से कम 23, सीधा सीधा भाई। 23 से कम 23 2 बचा, फिर 23 हो गया, 23 से कम 23, इसका अर्थ 11 की गुणा है, बस 11 की गुणा। 37 में 11 7 77, 11 33 और 7 40, 11 की गुणा, तो यहाँ भी 11 की ही गुणा करनी पड़ेगी। फिर ऐसे 11 99 और हासिल गया 9, 11 पन्ना 55 और 9 64, 649, 240 नहीं होगा, 649, 649 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ये यूपीएसआई के क्वेश्चन नहीं, ये यूपी कांस्टेबल का, ये वाला यूपी कांस्टेबल का ही है, यूपी कांस्टेबल का है, और यूपीएसआई का भी बताऊंगा। ये लिखा हुआ है 2.38, 3.4 क्या, इस तरीके का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये 2.3 नहीं है, वो इसको इस रूप में दर्शाना चाह रहा है, विशेष नियम पर आधारित है। इस 2 को तो ऐसे ही रहने दो, अगले 3 को इसके सिर पर चढ़ा दो, 2 की पावर 3। यहां भी ये 3.4 जो लिख रहा है ना, ये 3 को तो नीचे रहने दो, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को पावर में लिख दो। देख लो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम में, है आसान या नहीं है? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है, 3 क्या 9 27 दिया 81, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 196 169 यूपी कांस्टेबल का, ये भी वर्ग पर आधारित, साफ लग रहा है, दिखाई दे रहा है। आपसे जानना चाहूंगा आपका आंसर क्या है, पहले आप लोग बताओगे। कल से आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी, बाकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास शायद होगी, वो मुझे सर बता देंगे। बाकी मैंने अपना टाइम बता दिया आपको, सुबह 8 बजे मैथ की क्लास मेरे बाद होगी, सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, ये केवल संडे के लिए। बाकी नॉर्मल जो टाइम है आपका 11 बजे, वो मंडे टू सैटरडे रहेगा, ठीक है ना। संडे में हम स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपका समय पर कोर्स पूरा हो जाए, और बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी ना करके। इसलिए संडे में थोड़ी बड़ी बड़ी क्लास रखें, क्योंकि मैथ का कोर्स और रीजनिंग का कोर्स सबसे ज्यादा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए रीजनिंग और मैथ के लिए संडे में हमने टाइम फिक्स रखा है बड़ी बड़ी क्लासेस का। 196 आप सभी जानते हो भैया, 196 कितने का होता है? 14 की पावर 2, 169 13 की पावर 2, 2744 14 की पावर 3। तो भैया अब नंबर कितने का आएगा? जैसे ये 14 और 13 ये वर्ग लिखे हुए हैं, इधर घन लिखे हुए हैं, तो यहाँ 13 की पावर 3, तो आपका आंसर क्या रहा? 2197, 2197 परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2197 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 226 15 65 क्या, 226 15 65 क्या, बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल। ये कांस्टेबल के क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल के क्वेश्चन है। 15 का वर्ग उल्टा चलना पड़ेगा, इधर से 15 के वर्ग में 1 जोड़ा हुआ है, बस 15 के वर्ग में 1 जोड़ा हुआ है, तो इधर 8 के वर्ग में 1 जोड़ा जाएगा, 8 का वर्ग 64 प्लस का 1 65, तो यानी कि यहाँ 8 होगा तभी तो 65 आएगा। 8 के वर्ग में 1 जोड़ोगे तो 8 के वर्ग में 1 जोड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, 110 10 और 132 क्या, सीधा सीधा भाग हो रहा है, देखो सीधा सीधा भाग हो रहा है, या कुछ और है? 10 से 110 लाना है तो 10 गुणा 11, अब इधर 132 लाना है तो 11 गुणा 12, है ना। तो यहाँ क्या होगा? 11 गुणा में 12। या हम दूसरा लॉजिक भी अगर लगाना चाहें तो दूसरा लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि 10 का वर्ग 100 और उसमें 10 जोड़ दिए। यहाँ भी लगाना चाहूँ तो 11 की पावर 2 121 और प्लस के 11 जोड़ दिए, तब जाकर 132 बनेगा, तब जाकर 132 बनेगा, तो 11 आंसर होगा, है ना। ये आपका परफेक्टली राइट 11 होगा, 12 नहीं होगा। 12 कौन कह रहा है भाई? 12 का तो खुद ही 144 होता है, वो तो 132 से ज्यादा हो गया ना। इधर 10 का स्क्वायर प्लस का 10 है, इधर 11 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 11 करना पड़ेगा, तो 11 12 वाले गलत हो गए, आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, पिट जाओगे। ये फिर वही से क्वेश्चन, फिर वही 11 गुणा 12, 11 गुणा 12, इधर 12 गुणा 13 कर देना, 12 गुणा 13, या स्क्वायर वाला लगाना चाहो 11 का वर्ग प्लस 11, इधर 12 का वर्ग 144 प्लस के 12 156, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, क्लियर। चलो 3 से 78 5 से क्या, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत शानदार मैं कहूं यूपी पुलिस के एग्जाम में, ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया, और मुझे बस यही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगा जो बहुत कम स्टूडेंट इसको एग्जाम में करके आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे पाए। इसमें लॉजिक के साथ आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या लॉजिक है? कुछ 125 कह रहे हैं, कुछ 135 कह रहे हैं, 120 भी दिखा, तो 115 बचा, इसके लिए भी आ जाओ कोई सामने। चलो जी, क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है? विद लॉजिक आंसर, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आपका लॉजिक भी तो देखूं। वेरी गुड।
बहुत आसान है, लेकिन ये ठीक लगा फिर भी। 3 की पावर अगर मैं कहूँ 3 की पावर आप 3 करोगे, 3 तिया 9 तिया 27 नहीं बना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 माइनस के 3 78। इधर 5 की पावर अगर 4 किया जाए तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं बनाना लॉजिक। ये स्क्वायर और क्यूब वाला जो बना रहे थे वो कहाँ बना है भाई? स्क्वायर और क्यूब वाला कहाँ बना? नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। तुक्का भेड़ रहे हो आप सब तुक्का भेड़ रहे हो। 3 से 78 पर जाना है तो इसमें लॉजिक बनाया 3 गुणा 29, 29 तिया 87 और माइनस के 3 का वर्ग 87 माइनस के 9 78। मुझे तो ये लॉजिक अच्छा लगा, आपको पता नहीं कौन सा आपने लगाया। 5 गुणा 29 माइनस के 5 का वर्ग यानी कि 29 पंजे 145 और माइनस का 25 अर्थात 120। 120 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी नहीं ए। 5 की 3 माइनस 5 कैसे कर रहे हो? इधर का 3 की 3 माइनस 3 थोड़ी ना हो रहा है बेटा, ये भी तो देखो। आप कह रहे हो जी 5 की पावर 3 माइनस 3 कर दो गुरुजी, या 5 की पावर 3 माइनस 5 कर दो, मान लिया आपकी बात। इधर भी तो करो फिर, 3 की पावर 3 माइनस 3 करिए, 3 क्या 27, 27 में 3 का 24 आएगा फिर उधर तो, है ना? ये जो मैंने लॉजिक बताया है ये ठीक है, ये बेस्ट है लॉजिक अपने आप में। नेक्स्ट, ये यूपीएससी के क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बच्चों वाले। जिस भी स्टूडेंट ने अगर रीजनिंग पढ़ी थी अच्छी खासी, मतलब नॉर्मल बेस पर अगर पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को चुटकी में करेगा। डिजिट मल्टीप्लाई, किसी में डिजिट का सम था, किसी में डिजिट की मल्टीप्लाई थी, किसी में डिजिट की डिजिट को जोड़कर आधा कर रहा है, किसी में डिजिट को जोड़कर गुना कर रहा है। डिजिट सम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन डिजिट सम के ऊपर ही। 2 नाम 18, 3 नाम 27, तुरंत खत्म कहानी। यूपीएससी का क्वेश्चन है, नोट कर लेना, यूपीएससी में पूछा है। 35 4 46 क्या? फिर से डिजिट सम दर्शाया गया है, फिर से डिजिट सम। देखते ही आंसर बताओगे, देखते ही आंसर बताओगे भाई। 3 प्लस के 5 होते हैं हमारे 8, 8 का आधा कर दिया 4, 4 प्लस के 6 होते हैं 10, 10 का आधा कर दिया 5। ये यूपीएससी के क्वेश्चन थे, विश्वास ना हो रहा हो उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो फिर भी थोड़े ठीक ठाक से करा दिए। ये फिर से डिजिट सम यूपीएससी, ये सब यूपीएससी की चल रहे हैं अब। ये यूपीएससी वाले, यूपी कांस्टेबल, यूपीएससी। थोड़ा क्लास बड़ी होगी तो इनको मैं लिखवाना भूल गया इन पर डेट, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ चलो फटाफट से, 4 और 5 9, 5 14 4 18 19, 4 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस का 1, खत्म कहानी। यहाँ भी सेम वही लॉजिक, 2 प्लस के 5 7 प्लस का 1 8 प्लस के 4 12 प्लस का 0 12। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट। 15 256 7 क्या? 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन बस। 15 256 7 क्या? तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत। देख रहा हूँ किसका जल्दी आ रहा है, लो भैया आ गया 64, वेरी गुड वेरी गुड। अरे 15 से अगले नंबर का स्क्वायर है ये, 15 से अगले नंबर का स्क्वायर, तो इससे अगला नंबर 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट, 46 20 34 क्या? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म, ओवर, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे।